नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अध्याय पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के अर्थ व कारणों पर रिनेसा के नाम से भी जानते हैं, मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। सर्वप्रथम इटली के लेखक वेसारी ने 16वीं शताब्दी में भवन निर्माण कला, मूर्तिकला आदि में क्रांतिकारी परिवर्तनों को रिनेसा नाम से संबोधित किया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के विद्वान दिदेरो ने अपने एनसाइक्लोपीडिया में तत्कालीन विश्व में नवसृजित कला तथा साहित्य के लिए रिनेसा शब्द का प्रयोग किया था। सामान्यतः 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, बौद्धिक उत्थान इत्यादि हुआ, उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोजे गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली को अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने नई नई भौगोलिक खोजें की, व्यापारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। लोगों में जो संकीर्ण प्रवृत्ति थी, लोगों ने उसे त्यागा, नई खोजें हुई, नए विचारों को अपनाया गया, सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक उत्थान हुआ। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान इत्यादि पर धर्म का जो प्रभाव था वह खत्म हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण वह बौद्धिक आंदोलन था जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार करके एक नई चेतना को पुनर्जागरण के कारणों की। पुनर्जागरण कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ऐसा माना जाता है कि इस गति का जन्म 13वीं सदी के उत्तरार्ध में हो चुका था। प्रोफेसर स्वेन का मत है कि पुनर्जागरण धर्मयुद्ध तथा नए देशों की खोज से आरंभ हुआ। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि पुनर्जागरण किसी एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक विचारधारा के कारण संभव नहीं हो पाया था। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे। इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के सभी कारणों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण का पहला कारण था कुस्तुनतुनिया का पतन। 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो इन दिनों में बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार जमा लिया। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, कला और कारीगरी का विख्यात केंद्र बना हुआ था, परंतु इस्लाम के अनुयायी उस्मानी तुर्कों के लिए बाइजेंटाइन संस्कृति का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को समान रूप से लूटना खसोटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बहुत से यूनानी विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी एवं रोमन पांडुलिपियाँ लेकर आजीविका की खोज में इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में आ बसे। उनके बस जाने से यूरोपीय देशों के बौद्धिक वातावरण में उथल पुथल मच गई। यूरोपवासी अब रुचि के साथ यूनानी साहित्य के अध्ययन अध्यापन की ओर अग्रसर हुए, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता गया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय का एक और परिणाम निकला। वो यह था कि यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाला जो स्थल मार्ग था, उस पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया था और तुर्क लोग व्यापारियों को संरक्षण देने के स्थान पर उन्हें लूट लिया करते थे। फलस्वरूप यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार ठप हो गया, परंतु यूरोपीय नगरों में पूर्वी देशों की वस्तुओं तथा गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी। अतः यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के लिए जलमार्ग को खोज निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया और इसी प्रयास के कारण अमेरिका और भारत के लिए जलमार्ग ढूंढा जा सका। दूसरा कारण था प्राचीन साहित्य की खोज। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनमें पेट्रार्क, दांते और बेकन के नाम उल्लेखनीय है। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों को गूढ़ विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया।
पेट्रार्क की लेखनी के चलते ही उन्हें मानववाद का पिता कहा गया। मानववाद का सीधा साधा अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, मानव जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना और इस संसार में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करना। जबकि मध्य युग में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। मध्य युग के साहित्य तथा चिंतन में मानव तथा मानव के संसार का विशेष महत्व न था। जीवन पर धर्म तथा चर्च का जबरदस्त प्रभाव छाया हुआ था और धर्म की ओट में अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का वर्चस्व कायम था। मध्यकालीन अध्ययन अध्यापन का मुख्य विषय भी धर्म ही था, क्योंकि मानव जीवन का ध्येय इस संसार के स्थान पर परलोक को सुधारना था। परंतु मानववाद के विकास ने मध्ययुगीन वातावरण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसके अलावा रोजर बेकन जैसे विद्वानों ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे भी मानववाद का विकास हुआ। मानववादियों ने चर्च और पादरियों की कट्टरता की भी कटु आलोचना। धर्म युद्ध। जेरूसलम पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में मध्य युग में जो युद्ध लड़े गए थे वह इतिहास में धर्म युद्धों के नाम से विख्यात हैं, जिन्हें क्रूसेड भी कहा जाता है। ये युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चलते रहे। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी देशों के संपर्क में आए और अनेक चीज़ें देखी तथा उन्हें बनाने की पद्धति सीखी। इससे पूर्व वे अरबों के माध्यम से कुतुबनुमा वस्त्र, कागज़ और छापाखाना की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब उन्हें पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति, वैज्ञानिक खोजों की पर्याप्त जानकारी मिली। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों को नवीन मार्गों की जानकारी मिली और कई साहसिक लोग पूर्वी देशों की यात्राओं के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ ने पूर्वी देशों की यात्राओं के दिलचस्प वर्णन भी लिखे, जिन्हें पढ़कर यूरोपवासियों की कूपमंडूकता दूर हुई और उनकी चिंतन शक्ति जागृत हुई। इन धर्म युद्धों में पोप की संपूर्ण शुभकामनाओं के बावजूद भी ईसाइयों की पराजय हुई थी। इससे ईसाई जगत में पोप की प्रतिष्ठा को जबरदस्त आघात पहुंचा। अब धर्म के बंधन ढीले पड़ने लगे और एक नया दृष्टिकोण पनपने लगा, जिसने पुनर्जागरण को आहूत करने में महत्वपूर्ण। चौथा कारण है व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास तथा आर्थिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। सामंती युग के प्रारंभ में जो धन संपत्ति होती थी उनका संग्रह केवल सामंतों के पास या चर्च के पास ही होता था और इन दोनों को वैज्ञानिक प्रगति, खोज, अनुसंधान में कोई रुचि नहीं थी। इन लोगों को परिवर्तन के नाम से चिढ़ होती थी, क्योंकि उन्हें हर समय यह भय बना रहता था कि अगर कहीं परिवर्तन हुआ तो उनके अधिकार व स्थिति में परिवर्तन न आ जाए। मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोपीय व्यापार वाणिज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास से कई नए नगरों का उदय हुआ। इन नगरों में व्यापारियों के भव्य भवन बने। व्यापारियों ने ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, जिससे नगरों का वातावरण बदलने लगा। क्योंकि इन नगरों पर सामंतों तथा धर्माधिकारियों का विशेष प्रभाव कभी कायम नहीं हो पाया, अतः यहाँ व्यापारी वर्ग तथा मध्यम वर्ग का बोलबाला था, जिनके पास धन की कमी नहीं थी और जो समाज में अपनी शान शौकत तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खुले हाथ से खर्च करते थे। इसके अलावा व्यापारी वर्ग को सामंतों तथा चर्च दोनों से ही जलन थी, अतः वे लोग लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को आश्रय देते और विचार विनिमय के लिए गोष्ठियों का आयोजन करते थे। इन गोष्ठियों में विविध विषयों पर वाद विवाद होता, तर्क वितर्क होता और प्रत्येक वस्तु की अच्छाई बुराई की चर्चा की जाती थी। इससे लोगों की चिंतन शक्ति का विकास हुआ। चिंतन शक्ति के विकास से पुरानी मान्यताएं टूटने लगी, नई मान्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इन सब ने पुनर्जागरण को बल प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य के विकास से पुनर्जागरण का अगला कारण है पूर्वी देशों से संपर्क। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अरब वाले एक नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म दे चुके थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप भी यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य और पूर्वी देशों के संपर्क में आए थे और उन्होंने पूर्वी देशों से बहुत सी चीज़ें देखी और उन्हें बनाने की पद्धति भी सीखी।
कुतुबनुमा वस्त्र, कागज और छापाखाना आदि की जानकारी उन्होंने अरबों के माध्यम से ही प्राप्त की थी। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को भी फैला रहे थे। तो इन अरबों के संपर्क के कारण पश्चिम के लोगों को बहुत लाभ मिला और इन सब ने पुनर्जागरण को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका कारण है मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा, जिसे कि हम स्कॉलिस्टिक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। यह विचारधारा अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित थी और अरबों ने यूरोपीय विद्वानों को अरस्तु की विचारधारा से परिचित करवाया था। अरस्तु के तर्क के साथ सेंट ऑगस्टाइन के तत्व ज्ञान को जोड़ दिया गया था। इस प्रकार विद्वतावाद में धार्मिक विश्वास और तर्क दोनों का समन्वय किया गया। इस समय तक यूरोप के कई नगरों पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलिन आदि में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। इन विश्वविद्यालयों ने विद्वतावाद के आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे विद्याध्ययन तथा वाद विवाद को प्रोत्साहन मिला। 13वीं सदी के अधिकांश विद्वानों ने तत्व ज्ञान और तर्कशास्त्र पर विशेष जोर दिया और उसी बात को सही मानने का निर्णय किया जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। इस प्रकार स्कॉलिस्टिक विचारधारा ने भी पुनर्जागरण को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण अगला कारण है कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का योगदान महत्वपूर्ण था। वैसे कागज और छापेखाने का आविष्कार का श्रेय चीनियों को जाता है। यूरोपवासियों को इन दोनों की जानकारी देने का श्रेय अरब लोगों को है। सबसे पहले इटली के लोगों ने कागज़ बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में कागज़ बनने लगा। 1450 में जर्मनी के गुटनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया। इसके साथ ही यूरोपीय नगरों में भी छापेखाने खुलने लगे। कागज़ और मुद्रण कला ने पुनर्जागरण की गति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इससे पहले केवल हस्तलिखित पुस्तकों का प्रचलन था और हाथ से लिखी हुई पुस्तकें संख्या में बहुत कम होती थी और वो बहुत महंगी भी होती थी। परिणाम स्वरूप ज्ञान विज्ञान के इन साधनों पर थोड़े से लोगों का एकाधिकार बना हुआ था, परंतु कागज़ और छापाखाना के कारण अब पुस्तकों की कमी नहीं रही। बड़ी मात्रा में पुस्तकें छपने लगी और पुस्तकें सस्ती भी हो गई, जिसका प्रभाव यह हुआ कि सामान्य लोग भी पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेने लगे। इससे ज्ञान का प्रसार हुआ। साथ ही पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाने लगी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ साधारण लोगों तक पहुंचने लगा। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के कृतित्व से अवगत होने लगे। उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। शिल्पी और कारीगर लोगों को तो इससे सबसे अधिक लाभ हुआ, जिससे विज्ञान और तकनीकी प्रगति का रास्ता खुल गया। कुछ लोगों ने तो लेखन कला के आविष्कार के बाद कागज़ और छापेखाने के आविष्कार को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है। ये थे पुनर्जागरण का अर्थ और उसके विभिन्न कारण, जिन्होंने मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, उनमें नवीन चेतना जागृत की। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग तैयार किया। इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। इस दृष्टि से मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण का एक विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के इतिहास में यह एक मोड़ बिंदु सिद्ध हुआ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। अपने अगले वीडियो में हम पुनर्जागरण के विभिन्न क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़े, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।